हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग पहले ही चैप्टर करेंगे। तो मैं तुम्हें इस पहले चैप्टर को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, इसमें ये वाले बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वाले, और दूसरा अति लघु। तो पहले चैप्टर के हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला चैप्टर है अपना मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र इसका क्या है। ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया था, मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल है ना, तो इसमें मनुष्य और उसके आसपास का जो वातावरण होता है, वातावरण मतलब कहाँ रहता है ना, उसके आसपास का खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, संस्कृति क्या है, किस धर्म के लोग रह रहे हैं। तो वातावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यही सब चीज़ें, खान पान, वेशभूषा और संस्कृति, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मनुष्य और उसके आसपास का जो वातावरण होता है ना, उनके बीच में एक संबंध होता है। इस संबंध के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक। अब मानव भूगोल में कुछ विचारधाराएं भी हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार। एक मानता है कि मानव जो है, तीन विचारधाराएं हैं इसमें। एक है पर्यावरणवाद या संभव पर्यावरणवाद, या वातावरण निश्चयवाद या निश्चयवाद। दूसरा है संभववाद, और तीसरा है नव निश्चयवाद। वातावरणवाद और पर्यावरण निश्चयवाद क्या मानता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य प्रकृति की संतान है। ठीक है। प्रकृति के अगेंस्ट मनुष्य की कुछ भी नहीं चलती। प्रकृति जैसा चाहेगी, मनुष्य को वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये प्रकृति की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। वहीं संभववाद क्या कहता है? संभववाद ये कहता है कि जो मनुष्य की बुद्धि है वो सर्वोपरि है, न कि प्रकृति। जैसे मान लो अगर बाढ़ आ रही है, तो मनुष्य अपने दिमाग से, उस नदी में बाढ़ आ रही है तो मनुष्य अपने दिमाग से उस पर बांध बना देगा, है ना। बारिश हो रही तो घर ऐसा बना लेगा जिससे बारिश ना हो। तो इन्होंने क्या करा, संभववादियों ने मनुष्य की बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना। और जो नवनिश्चयवादी हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि न पर्यावरणवादी सर्वोपरि है, न ही संभववादी, न ही प्रकृति सर्वोच्च है, न ही मनुष्य सर्वोच्च है, बल्कि कौन है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वही है चीज़, हम लोग क्लास में समझा चुके हैं। तो अब जैसे ये रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद की बात कौन कर रहा है, ये नवनिश्चयवाद। रुको और जाओ, प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म इसको ही बोलते हैं, जो दोनों की समन्वय की बात करता है। नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद का संपादक कौन थे इसके, नवनिश्चयवाद के ग्रिफिथ टेलर, है ना, ये थे। ऐसे ही आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मानव प्रकृति की संतान है, ये जो स्टेटमेंट है, मानव प्रकृति की संतान है, एक मिनट, ये बेसिकली किसने दिया था, तो ये चूंकि बताया था मैंने, जो निश्चयवादी हैं, नवनिश्चयवादी या वातावरणवादी, ये क्या कहते हैं, प्रकृति, जो मनुष्य प्रकृति की संतान है, या प्रकृति जो है मनुष्य को कंट्रोल करती है, यानी प्रकृति सर्वोपरि है। तो ये निश्चयवादियों ने कहा होगा, तो कुमारी सैंपल इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा। ठीक। इसी प्रकार आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है, तो वो प्रकृति की सर्वोच्चता यानी निश्चयवाद। आगे संभववाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, संभववाद जो मनुष्य की बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो है विडाल डी लाप्लास। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना मानव बुद्धि और ज्ञान को सर्वोच्च मानती है, संभववाद मानती है ना। जो बताया था, मनुष्य जो है
मनुष्य कुछ भी कर सकता है, प्रकृति में बदलाव ला सकता है। इसी प्रकार आगे मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं? रेडजेल को कहते हैं। सर्वत्र संभावना है और कहीं नहीं कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, ये और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी मनुष्य को सर्वोपरि किसने बनाया? इनमें से जो स्टेटमेंट दिया होगा, ये वाला स्टेटमेंट, ये फ्रेब्रे इन्होंने दिया है। फ्रेब्रे कौन थे? ये भी एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बिडाल डी लावलाश के साथ काम करते थे, है ना। तो इन्होंने ये दिया स्टेटमेंट। एंथ्रोपोजोग्राफी किताब है जिसकी रचना किसने करी? ये करी है रेडजेल ने। ठीक, तो पहले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो गए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग जो अति लघु वाले हैं। अभी अति लघु वाले क्वेश्चन है, तो इसमें वही देख लेते हैं। अति लघु वाले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो रेडजेल चूँकि मानव भूगोल के जनक भी रहे हैं, उनकी किताब कौन सी थी? एंथ्रोपोजोग्राफी। और निश्चयवादी थे। निश्चयवादी मतलब जो पर्यावरण को सर्वोच्च मानते थे, प्रकृति को सर्वोच्च मानते थे। तो इनके अनुसार मनुष्य और उसके चारों ओर का जो वातावरण, के बीच संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ये मनुष्य हो गया बीच में, है ना, इसके आसपास का जो चारों ओर का वातावरण है, इसके साथ कैसा संबंध है, कैसी अंतर्क्रिया करता है, ये उसका अध्ययन करता है। ये वातावरण क्या हो सकता है? ये उसकी जलवायु हो सकती है, संस्कृति कैसी है, धर्म कैसा है, भाषा कैसी है, लोग कैसी, इनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है, ये वातावरण भूगोल बताता है। ये मानव भूगोल के इसका अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सीधे सिंपल आंसर लिख देंगे, जो मानव भूगोल की विषय क्षेत्र है वो ये है। मानव भूगोल जैसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे अध्ययन क्षेत्र में आ जाएंगी। तो जैसे कि हमने बताया था, मनुष्य और उसके आसपास का पर्यावरण। तो आसपास के पर्यावरण, जलवायु भी हो गई, मृदा की बनावट कौन सी हो गई, है ना, खेत, भाई जलवायु कैसी जलवायु में रहेगा वो, भारत की जलवायु कैसी होगी, अमेरिका की जलवायु कैसी होगी, मृदा की बनावट कैसी होगी, उपजाऊ मिट्टी है कि बंजर मृदा है, कौन कौन से व्यवसाय वहाँ हो सकते हैं, पानी की उपलब्धता कैसी है, पानी उपलब्ध होगा ही तो वहाँ लोग क्यों बसेंगे, जहाँ पानी उपलब्ध होगा वहीं बसेंगे, शिक्षा का स्तर कैसा, शिक्षा कैसी दी जा रही, धर्म क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इसका एक ये है विषय क्षेत्र भूगोल का। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरणवाद है ना, चाहे पर्यावरणवाद दे रखा हो, चाहे निश्चयवाद दे रखा हो, है ना, या वातावरणवाद दे रखा हो, या नियतिवाद दे रखा हो, इस सब का मतलब क्या है? एक ही है। ये क्या बताती हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति की संतान है और प्रकृति सर्वोपरि है। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति सर्वोपरि है तथा मनुष्य की सभी गतिविधियों को, मनुष्य के सारे उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। जैसे कृषि केवल उपजाऊ भूमि पर ही संभव है, रेगिस्तान भूमि थोड़ी ना हो जाएगी कृषि। ठीक है, अब इसके बिल्कुल अपोजिट आते हैं संभववादी। संभववादी कौन है? जो वैज्ञानिक हैं, जो मानवीय बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो संभववादी विचारधारा के जनक कौन थे? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बिडाल डी लावलाश। इनकी विचारधारा के अनुसार मनुष्य सर्वोपरि है, जो अपने ज्ञान से विजय प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य द्वारा अपने ज्ञान से नदी पर बांध बनाकर उसके प्रभाव को नियंत्रित करता है। तो ये संभववादी कहते हैं जो मनुष्य का जो बुद्धि है वो सर्वोपरि है। कैसे? उन्होंने कि अगर मान लो बाढ़ आ जाए, नदी में बाढ़ आ रही है तो उस पर बांध बना देगा, पानी रोक लेगा। अब ये कह रहे हैं कि बंजर भूमि में खेती कैसे करेगा? आजकल बंजर भूमि में खेती ऊपर ही आ रही है ना, उसको उपजाऊ बनाया जा रहा है। तो संभववादी ये कहते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में तीसरा आगे नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद क्या कहेंगे? ये दोनों की बात करेंगे, है ना। तो ये कहते हैं नवनिश्चयवादी। तो इस नवनिश्चयवादी अवधारणा के जनक है ग्रिफिथ टेलर हैं। इनके अनुसार ना ही प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, ना ही मनुष्य, बल्कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। बस इतना लिख देंगे। ठीक, इस अवधारणा को रुको और जाओ अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है मानव भूगोल के उपागम। उपागम क्या है कि मानव भूगोल में हम लोग कौन कौन सी जो है अप्रोच है उसके अध्ययन करने की जो अप्रोचेज है किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं वो चीज़ है। जैसे मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत हम देखेंगे, पहला है मानववादी उपागम। मानववादी उपागम ये मानववाद की बात करता है कि मनुष्य का कल्याण करना चाहिए, प्रकृति का देखभाल करनी चाहिए, इस तरह की। क्रांतिपरक भूगोल क्या कहता है, ये हमेशा एक क्रांतिकारी भूगोल के रूप में, मतलब ये ना मनुष्य के विकास को लेकर बड़े क्रांतिकारी रुख इसने अपनाए हैं। आचार परक भूगोल, या व्यवहार परक उपागम, इसके अंतर्गत मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उसका जो आचरण होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्षवादी उपागम, ये एक प्रकार से वैज्ञानिक है, जो सामने दिख रहा है उसी को मानते हैं और जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं मानते। कल्याण परक उपागम क्या है, जिसमें मानव कल्याण की बात लिखी हो। तो अगर क्वेश्चन है मानव भूगोल उपागम के का उल्लेख करो तो ये सब लिख देंगे, ठीक। आगे मानव भूगोल की शाखाएं या उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल में जैसे मनुष्य के लिए जैसे कृषि के बारे में बात करता है मनुष्य, तो कृषि भूगोल। उद्योग के बारे में बात करता है, उद्योग भूगोल हो गया, है ना। सेना के बारे में बात करते हैं, सैन्य भूगोल। हो बस्ती भूगोल, बस्तियों के बारे में बात होती है, बस्ती भूगोल हो गया। परिवहन के बारे में होती है, आने जाने के साधनों, तो परिवहन भूगोल। पर्यटन भूगोल, संस्कृति भूगोल, या इस तरह से इसके अध्ययन क्षेत्र हो गए, है ना, या शाखाएं हो गई या उपक्षेत्र हो गए। आगे क्वेश्चन, मानव भूगोल के कल्याण परक विचारधारा के विषय में बताइए। कल्याण परक यानी कल्याण करने की बात कर रहा है। कल्याण किसके, मनुष्य के कल्याण की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मानव कल्याण से संबंधित उपायों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे गरीबी समाप्त करने के लिए लोगों को रोजगार देना, ठीक। अगला मानव भूगोल में व्यवहारवादी उपागम क्या है। इसमें क्या करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई किसान किसी फसल को उगाने में क्या प्राथमिकता देता है। जैसे तुम लोग कोई खेती करते हो तो तुम किस आधार पर उसमें फसल बोते हो, कि चलो गेहूँ बो लेते हैं, या कभी धान बो लेते हैं, या गन्ना। क्यों, तुम ये देखते हो कि भाई उसका पैसा कितना मिल रहा है, लागत कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें देखते हो, उसके बाद ही तुम वो वाली फसल उपजाते हो। तो यही कौन सा उपागम है, व्यवहारवादी उपागम। प्रत्यक्षवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है, यह वैज्ञानिक विचारधारा है जो अध्ययन में अनुभव, परीक्षण, तथ्य इत्यादि को अत्यधिक महत्व देती है, ठीक। इसमें गणितीय, सांख्यिकी, विज्ञान आदि से संबंधित मॉडल सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है ये एक वैज्ञानिक विचारधारा है, ये सिर्फ जो सामने दिख रहा है ना, उस पर, अनुभव पर विश्वास करती है, परीक्षण इत्यादि पर विश्वास करती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया, इस पहले चैप्टर को याद कर लो।